every second parent would say कहीं ना कहीं वैल्यू सिस्टम तो फेल हो रही है. Everybody was just jumping onto robotics, coding, AI, packers. None was actually working on values, being human. ये पेरेंट्स को करना चाहिए कि स्कूल का रोल होना चाहिए या एडटेक कंपनी का रोल है, ये किस तरह से चलेगा आगे? स्कूल के प्लानर पे बहुत कुछ है, तो कहीं ना कहीं हमको पेरेंटिंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा. You need to see कि how to manage. आपको ऑलरेडी आता है तो टाइम निकालना पड़ेगा, नहीं आता है तो you need to learn. पेरेंट वर्सेस बच्चा ईगो चल रहा है. I would see lot of parents keeping that ego. अच्छा तो मुझे बताएगा. सो मेरे को ये लगता है कि हर पेरेंट डिफरेंट है, हर सिचुएशन डिफरेंट है, आपको सिचुएशन प्रोसेस करना है. आज के टाइम में व्हाट इज द राइट काइंड ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल? Give them that chance to speak between your kid and you. Always logic should be. एक रिजिड स्टांस लेके पेरेंटिंग आजकल के टाइम में तो नहीं. पेरेंट्स मुझे बोल रहे हैं मुझे प्रॉब्लम ये है कि तेरे को सैड नहीं हो, कि तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, तेरे 60s में. डोंट लुक फॉर देयर क्लोन. अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेरेंटिंग एक पावर पैक्ड पैकेज ऑफ वैल्यूज की तरह हो तो इस पॉडकास्ट को जरूर देखिए, क्योंकि आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर विशाल, माय वर्च्यू के फाउंडर. माय वर्च्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को ह्यूमन वैल्यूज के बारे में बहुत मजेदार तरीके से और आसानी से सिखा देता है. मिस्टर विशाल ने अपनी कॉर्पोरेट सेक्टर की लाइफ को छोड़कर अपनी एक छोटे से पेरेंटिंग मोमेंट से अपने प्रोफेशन को पर्पस दिया और वहीं से उभर कर आया माय वर्च्यू. सो डोंट फॉरगेट, वॉच दिस एपिसोड ऑफ पेरेंटिंग की पाठशाला, पेरेंटिंग फॉर वैल्यूज. नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका पेरेंटिंग की पाठशाला के इस एपिसोड में, जहां पर हम बनाते हैं पेरेंटिंग को फन, इजी और थोड़ा सा ज्यादा कॉन्शियस. आज का ये पॉडकास्ट एपिसोड हमारा इंटरनेशनल पॉडकास्ट डे पर शूट हो रहा है और हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर विशाल, माय वर्च्यू के फाउंडर. वेलकम विशाल, वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू हैव यू फॉर दिस एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट. Thank you for having me here, ma'am. It's my pleasure. वंडरफुल. तो हम शुरुआत करेंगे माय वर्च्यू से. एज अ प्रिंसिपल टीचर 30 सालों में मुझे इतनी खुशी हो रही है ये जानकर कि एक पेरेंट ने एक अपनी छोटी सी पेरेंटिंग मोमेंट को अपने प्रोफेशन का पर्पस बना दिया. तो विशाल, पहले मैं जानना चाहूंगी ये माय वर्च्यू कैसे शुरू हुआ और उस पेरेंटिंग मोमेंट के बारे में जहां से इसकी शुरुआत हुई. Sure, मैम. पहले जब मैं ये एपिसोड बताता था तो मेरे लिए काफ़ी इजी होता था. बैक देन माय डॉटर वाज 10, नाउ शी इज 12 एंड अभी वो मुझे बोलती है कि क्यों सबको बताते हो कि क्या हुआ था. So ultimately, ma'am, 2-3 years back, one moment where I said to my daughter that okay, you didn't say thank you to guard भैया, and she said it's his duty. So वहाँ से my virtue start हुई. I could be a cynical father, but मेरे को उसका आंसर नहीं सही लगा. So I thought something is missing because I'm that parent who would not want my child scoring 90 plus, but she should be a good human being. So वो हमारा काफी firm था. So I saw that maybe something is just starting. So I went straight up to her school, was not convinced with their answer. They suggested me, we do X, Y, Z. Maybe you can buy this book, it'll help you. So I was not convinced. And then I thought, something needs to be done. But still, I was just thinking that, okay, it could be me, one father who is like, not acting well. So then I met, one of the counselors in one of the very big school to see that, okay, is it me, the cynical father, or there is a gap or something is changing. And she validated the fact, like every second parent would say, कहीं ना कहीं value system तो fade away हो रही हैं. I tried checking all the edtech space, because उस टाइम पे काफ़ी सारे brands थे जो edtech में आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स रन कर रहे थे या स्कूल के साथ इंटीग्रेटेड. Everybody was just jumping onto robotics, coding, AI, backers. None was actually working on values, being human. So coming from an IT industry, it was a simple fix for me that okay, I know IT. Now there is a gap. Can we build something? That's how we started my work. वंडरफुल. मतलब इट्स हिज ड्यूटी, वहां से आपको अपनी ड्यूटी का मेरी ख्याल आ ड्यूटी गया. चेंज हो गई. आपकी ड्यूटी चेंज भी होगी एंड यू डिसाइडेड टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म ऑफ वैल्यूज जिससे कि सब पेरेंट्स को इसका फायदा हो सकता है. 100%, ma'am. तो 100%. I think it was बहुत more than that because I met close to 100 plus parents. Then a lot of kids. So काफी prominent था कि there is a gap and everybody wants to work on it.
Hmm. So I thought maybe I Hmm. could be the first one, Hmm. and glad it became. I mean, such a big platform now. We have 200 plus schools working with us, Hmm. 5,000 plus kids. Hmm. So by God's grace, it's going well. वंडरफुल। तो कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा मौका आता है कि इट्स हिज ड्यूटी से जब बच्चे कुछ कहते हैं तो हमें अपनी ड्यूटी का ध्यान आ जाता है या हमारी ड्यूटी बदल जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था क्योंकि जब मैं एक बार अपने स्कूल में सैर कर रही थी ऑन माय राउंड्स, तो एक क्लास 2 के बच्चे ने मुझे पकड़ लिया Mhm, और मुझसे उसने पूछा, मैम आप मुझे बताओगे कि मेडल्स कैसे जीतने हैं? mhm, अब मेडल्स कैसे जीतने हैं तो उससे मैं थोड़ा सा आई वाज लिटिल ऐसे, किस चीज में मेडल जीतना चाहते हैं? कहते ये नहीं मुझे पता, मुझे तो mhm, सिर्फ मेडल जीतनी है। तो वहां से मुझे अपनी ड्यूटी का ख्याल आया कि एजुकेशन सिस्टम में कहीं पे हम एक अचीवमेंट की तरफ तो नहीं ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो mhm, कभी mhm. कभी बच्चे हमारे टीचर्स बन Oh जाते yeah, हैं एंड दे एक्चुअली हेल्प अस एंड encourage us to create something as beautiful as my virtue. I agree, ma'am. I agree. बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर तरीके से इसका जन्म हुआ है। एंड जैसे कि वैल्यूज के साथ जब भी हम काम करते हैं तो यहाँ पर एक जब टीचर से भी मैं बात करती हूँ इसके बारे में तो वो कहते हैं, मैम हमारी ना कुछ इमोशंस स्टर हुई। Mhm, हमारे स्कूल में हम एक वैल्यू सिस्टम पे काम करते हैं, वी हैव अ करिकुलम। mhm. एंड अभी रिसेंटली हम एक फेस्टिवल मना रहे थे, फेस्टिवल ऑफ वैल्यूज, जिसमें क्लास 1 की सारी असेंबलीज वैल्यू बेस्ड थी। Okay, तो that's टीचर्स very की nice. ऑब्जर्वेशन थी कि इसमें इमोशंस स्टर हुई। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एज एन आईटी प्रोफेशनल आप एक ह्यूमन एंगल इंट्रोड्यूस कर रहे हो, Mhm. तो क्या आपको लगता है कि एक एडटेक प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने इमोशन स्टर की हैं? 100% मैम, 100%। आई थिंक अगर आपने 2 साल पहले मुझे पूछा होता तो शायद मैं सोच रहा होता कि करना चाहता हूँ, देखो हम्म, होगा या नहीं। बट नाउ विद 200 प्लस स्कूल्स, 5,000 प्लस किड्स एवरी मंथ, सो वी फील कि कहीं ना कहीं चेंज तो आया है। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि शायद से मेरा कंज्यूमर पेरेंट है बट मेरा यूज़र अभी भी बच्चा है। हम्म, सो माई यूज़र इज हैप्पी एंड हम्म, शोइंग अ चेंज हम्म, विच टेल्स मी इट हम्म, इज़ वर्किंग हम्म, एंड वॉज नीडेड। हम्म, कंज्यूमर ने बाय किया, यूज़र ने यूज़ किया, दोनों हैप्पी। हम्म, So that is there. And coming back to your first point, which you said about the medal thing for that kid, अब इतने सारे बच्चों और पेरेंट्स के साथ काम करने के बाद मुझे लगता है कि हर बच्चा आपको दिन में 10 क्लू देता है हम्म, जहां पे आप रिफ्लेक्ट बैक कर सकते हैं। हम्म, बट जनरली पेरेंट्स उनको दे टेंड टू इग्नोर। हम्म, But if you would just give them time, listen to them, and you would see they would just ask you for 10 more changes which could make their future better, हम्म। right? वेरी ब्यूटीफुल। और जो ये क्यूज की आप बात कर रहे हो ना विशाल, असल में जो क्यूज बच्चे देते हैं इनोसेंटली अननोइंगली, ये क्यूज उनकी वैल्यूज से ही उभर कर आते हैं। 100% ma'am. जो उनके इनर वैल्यूज या इनर मॉरल कंपस है, जो कि पहले तो पेरेंट्स का ही काम था ये। Yeah, yeah. I agree, I इंडियन agree. ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम या I वर्ल्ड agree. ओवर में ये पेरेंट्स का ही काम था। I agree. लेकिन आज के टाइम में स्कूल्स को भी इसमें एंगेज होना पड़ रहा है। Mhm, mhm. एंड इसके बारे में आपका क्या विचार है कि ये पेरेंट्स को करना चाहिए कि स्कूल का रोल होना चाहिए या एडटेक कंपनी का रोल है, ये किस तरह से चलेगा आगे? Ma'am, see, to have a better world, हर किसी का काम है। I think we can't define roles and responsibilities when we are saying that okay, we need to become a better nation. You know, so ultimately, any place, anywhere where you see you could actually bring some good change, make others learn, which could help them. Because human का क्या है, मैम, it can never be like one sided story. It'll always be a two-way street. You conversing with people, you communicating with people, me being good will act good and your response will be good. So coming back to your question, ultimately मैम, सी schools, मुझे लगता है कि हमारे टाइम में या पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल था, मैं बोलूँगा ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल था। वो कॉर्नर पे बैठे बैठे बोल देना, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। फिर पेरेंट्स का 100% था, बट मुझे लगता नहीं है कि स्कूल्स का नहीं था, स्कूल्स का भी था, इवन एजुकेशन सिस्टम का भी था। आई थिंक मेरे टाइम में मॉरल साइंस का फाइनल में एग्जाम आता था 50 मार्क्स का। तो मेरा था कि अगर अच्छा स्कोर करना है मॉरल साइंस में, मैं लूज नहीं कर सकता। तो वो जितना भी मैंने पढ़ा समझा रट्टे मारे, इट वर्कड इन माय फेवर। कुछ ना कुछ चीजें मेरे साथ रह गई। हाँ, नाउ द ओनली थिंग विच इज चेंजिंग, वन, पेरेंटिंग स्टाइल में थोड़ा सा चेंज आ गया। आई थिंक आज की जनरेशन में मिलेनियल दे आर बिकमिंग पेरेंट्स नाउ, एंड देन उनका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, उनके डिलेमास थोड़े डिफरेंट हैं। सेकंड, स्कूल के प्लेटर पे बहुत कुछ है।
और पेरेंट्स का सिंपल आस्क है कि हर कुछ स्कूल कराए, मतलब हमने बोला 5 साल का बच्चा छोड़ा है और 13 साल में वो ऐसा बन के निकले कि मतलब आपने क्या बना के दिया है, ऐसा हम्म, नहीं हो सकता। इट इज हम्म, एवरीबडी हैव टू कंट्रीब्यूट. हम्म, So that's what I think. हम्म, And ultimately my role is to, the way you said it कि आपके स्कूल का बहुत अच्छा सिस्टम है, and I generally say कि I am just adding on to what schools are building. हम्म, It's hand in glove approach. हम्म, You show them ABC, then I'll tell them okay maybe D E F. That's how हम्म, it works. हम्म। एक चीज और, अ, अभी क्योंकि हम पेरेंट्स से बात करते हैं, हम उनसे बात करते हैं आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनसे पेरेंटिंग के सेशंस में हम बहुत सारी बातें करते हैं। Mhm. तो एक बात मुझे एक पेरेंट ने कही जो मेरे दिल को बहुत छू गई। सो इन अ वे इट वाज अ प्ली फ्रॉम द पेरेंट, रिक्वेस्ट थी उनकी। तो कहने लगे कि मैम स्कूल्स बच्चों को ज़्यादा बेहतर तरीके से कुछ चीज़ें सिखा सकते हैं, क्योंकि आपके पास बच्चा है बिना मोबाइल फ़ोन के, Mhm. और Mhm. हमारे को बच्चे को मोबाइल फ़ोन के साथ शेयर करना पड़ता है। Mhm. तो स्कूल में जो भी आप कहते हैं उसका इम्पैक्ट बेटर होता है। और Mhm. मैं सच में आई वाज़ रियली सरप्राइज्ड एंड आई वाज़ इन अ वे इट रियली टच्ड माय हार्ट, बिकॉज़ पेरेंट्स कुछ हद तक हेल्पलेस हो गए हैं बच्चों को। इमेजिन मोबाइल फ़ोन के साथ शेयर करना पड़ रहा है। Mhm. तो ये मोबाइल एडिक्शन और मोबाइल फोन्स के साथ शेयरिंग के बारे में आप कुछ बताइए एज अ पेरेंट, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? So I'm glad I'm not a school. क्योंकि मैं तो एथिक्स बेस से आता हूँ, मैं तो पेरेंट को काउंटर क्वेश्चन कर देता हूँ कि आपका बच्चा गूगल पे के साथ डिलीवर हुआ था क्या? फोन कहाँ से आया? You give it to him or her. सो बट अल्टीमेटली मैम दो पर्सपेक्टिव है इसके। वन, उन्होंने ही फोन दिया, फोन कितना देना था, क्या रूल सेट करने थे, इट इज ऑल इन द फैमिली, बिकॉज स्कूल भी इसलिए चलते हैं कि स्कूल में रूल्स हैं। तो इट इज नॉट अबाउट सेल फोन, सेटिंग अप द गाइडलाइंस एंड द रूल बुक, एंड दैट्स हाउ स्कूल में सब कुछ ठीक होता है। अब मैं ये बात करता हूँ कि अगर मैं पेरेंट को पूछना चाहूँ कि स्कूल में देर आर 25 to 30 किड्स इन अ क्लास एंड एट होम इट्स जस्ट वन किड, कहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होनी चाहिए? इट्स अ बाइनरी क्वेश्चन, बाइनरी आंसर, घर पे ज्यादा होनी चाहिए। सो कहीं ना कहीं हमको पेरेंटिंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। बट नाउ इन देयर फेवर आई वुड जस्ट से, बिकॉज वो खुद इतने इक्विप्ड नहीं है अभी, बिकॉज ऑफ टाइम, bandwidth crunch or things like that. But are they open to the idea somebody helping them, be it maybe with the parenting session or maybe helping kid to teach beyond school? So वो उनको सोचना पड़ेगा। इसको समराइज करते हैं, बट मैं ये बोलता हूँ कि अगर फोन दे भी दिया है, 100% फोन इज नॉट गोइंग इन देयर फेवर, फॉर श्योर, फॉर श्योर। बट उसको आप, यू जस्ट कांट टेक अवे द फोन। ना आप फोन ले सकते हो, ना आप इंटरनेट बंद कर सकते हो, बिकॉज इट इंड्यूस लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो वो तो आप मैच ही नहीं कर पाओगे और मैनेज भी नहीं कर पाओगे। बट या 100% यू नीड टू अप योर गेम, यू नीड टू सी कि हाउ टू मैनेज। आपको ऑलरेडी आता है तो टाइम निकालना पड़ेगा, नहीं आता है तो यू नीड टू लर्न. People like you, I'm glad you're doing this thing, because with your experience, I think even if you would say 10 things and one could actually accept one among those 10, 100% he or she will see change in their parenting style and as well as in the kid. वेल हैविंग सेड दैट, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पेरेंट्स की एक पेरेंटिंग की पाठशाला में जो पॉडकास्ट पेरेंटिंग पे है, उसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। या और भी पेरेंटिंग चैनल चैनल से बहुत कुछ आप सीख सकते हो। लेकिन एज पेरेंट्स हमें अपने कॉन्टेक्स्ट, अपनी फैमिली वैल्यूज और अपने बच्चे के हिसाब से सलाह लेनी है। Oh yeah, मतलब ब्लाइंडली, ब्लाइंड फेथ से हम चीजें नहीं फॉलो कर सकते। I agree. जो बातें हम भी कर रहे हैं उसको जरूर फॉलो कीजिए, जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि एक्सपीरियंस से निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अपने कॉन्टेक्स्ट, अपने बच्चे के साथ आपका इमोशनल बॉन्ड भी होना भी बहुत जरूरी है। अपनी फैमिली वैल्यूज, उन सब चीजों का ध्यान आपको होना चाहिए। I उसके बाद एक यहाँ पे जो हम सलाह दे रहे हैं, इट्स लाइक अ मेन्यू कार्ड, यू कैन पिक एंड चूज कि आपके बच्चे के लिए क्या चीजें यूजफुल होंगी। I तो agree. चलिए यहाँ से चलते हैं कि हमने पेरेंटिंग स्टाइल को चेंज करने की बात की। तो कहा जाता है कि पुराना पेरेंटिंग स्टाइल वाज मोर टुवर्ड्स रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट भी इसलिए क्योंकि पेरेंट्स चाहते थे कि उनके बच्चों को वो ओबीडियंस की तरफ लेकर जाएं। Hmm. तो क्या आप मानते हो कि ये चीज सही है? और अगर ये सही है तो आज का क्या स्टाइल होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कीजिए।
100% सही है मैम, एंड इट इज़ नॉट कि उस जनरेशन में था, आज की जनरेशन में नहीं है। पहले आई थिंक रिस्पेक्ट के मतलब ही दो होते थे, सेल्फ रिस्पेक्ट वर्सेस यू रिस्पेक्टिंग समबडी एल्स। तो सिंपल फंडा ये समझ आता था, रिस्पेक्ट मतलब मेरी सारी बातें मानोगे, दैट्स हाउ दे यूज्ड टू ऑपरेट। और एक्चुअल में था भी, पेरेंट्स के साथ भी, टीचर्स के साथ भी। मैं थोड़ा सा टॉपिक से डिविएट भी हो रहा हूँ, पर मैं वापस आऊँगा। अगर आप सोचोगे उस टाइम में, मेरे टाइम में, मे बी आपके टाइम में भी, अगर मुझे मार्केट में टीचर दिख गया तो मतलब मैं तो स्टैंड स्टिल हो जाऊंगा, और मैं एक्साइटेड भी हो जाऊंगा, मेरी टीचर, मेरी टीचर, मेरी टीचर, एंड देन और आज की डेट में टीचर मार्केट में दिख जाए, दे वुड जस्ट इग्नोर यू ऑन योर फेस, सो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कम हुआ है। तो पहले इसलिए वर्क करता था रिस्पेक्ट का मतलब कि सारी बातें मानेंगे, पर अब वो जब एंगल कम हो गया है कि रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं मुझे सब कुछ आपका सुनना है, देन दिस अप्रोच वुड नॉट वर्क। अब मिलेनियल के केस में मुझे जो लगता है शायद कंसर्न एरिया क्या है कि एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला है सेल्फ रिस्पेक्ट की, उन्होंने उसको बना दिया है कि ओके सेल्फ रिस्पेक्ट इज द थिंग फॉर मी। तो वो बच्चों के सामने, आई डोंट नो आई शुड से इट बट आई एम जस्ट सेइंग इट, पेरेंट वर्सेस बच्चा ईगो चल रहा है। सो पेरेंट्स का ईगो है कि मेरी बात कैसे नहीं सुन रहा, मेरी बात कैसे नहीं मान रहा, विच इज अ प्रॉब्लम, विच इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बिकॉज वो अल्टीमेटली इस चीज को बोल रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कोई चीज होती है ना, बट मैं तो ये बोलता हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ही है कि सेल्फ रिस्पेक्ट। आप मुझे कुछ भी बोल रहे हो, मैं अपनी नजरों में कैसा हूँ, दैट इज हाउ इट इज। बट जनरली इसी टाइटल को यूज करके दे वुड जस्ट से कि तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा, हमने तो कभी नहीं ऐसा किया। इट वुड नॉट वर्क यार, देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट बाय द, आई एम सेइंग इट वेरी स्ट्रांगली। सेल्फ रिस्पेक्ट मीन्स कोई कुछ बोले, चाहे वो आपके बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, आई नीड टू कीप दैट रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर माई सेल्फ एटलीस्ट, एंड दैट इज हाउ इट शुड ऑपरेट। It is not working. I would see lot of parents keeping that ego. अच्छा तू मुझे बताएगा, हाँ क्यों नहीं बताएगा, that is how it is. And now this is I am saying कि new generation को ये समझना पड़ेगा, it is not you versus me, it is explaining some concept and the approach should be very different. आपने last time में वो भी बोला कि जो आज की डेट में बच्चे सुन नहीं रहे हैं, I think specific reason ही है because it is becoming you versus me. सो मेरे को ये लगता है कि हर पेरेंट डिफरेंट है, हर सिचुएशन डिफरेंट है, आपको सिचुएशन को असेस करना है, अपनी फैमिली वैल्यूज को असेस करना है, उसके बाद वर्क करना चाहिए। सो हमने जब स्टार्ट किया था शुरू में, आई थिंक आवर सिंपल फंडा वाज वी वर जस्ट टेकिंग क्लासेस। आई थिंक 4th मंथ में आई रियलाइज कि यार मेरे को पेरेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना। आफ्टर एवरी 9th क्लास हम पेरेंट का सेशन लेते कि व्हाट वी डिड, हाउ वी डिड इट, एंड हियर आर द रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स। उससे पहले हम डिस्क्लेमर देते हैं कि सारी आपके लिए नहीं, बिकॉज बहुत सारे केसेस में सिंगल पेरेंटिंग भी हो रही, we just can't say कि ना पापा को भी ये करना चाहिए because we know, so we give them the disclaimer. So coming back to your point, 100% we need to change the approach, but my humble request to all the parents is don't get into this you versus me. You versus me will not help you. Take this as a concept. मैथ का हम algebra सिखा रहे हैं, इस तरीके से समझ नहीं आए तो हम ऐसे करेंगे, इससे समझ नहीं आए तो ऐसे करेंगे, and they have to have patience. मतलब पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि अपना कहना मनवाना है, Yeah. और इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत करो कि हमारा सब कहना माना जा रहा है तो बच्चा हमें रिस्पेक्ट दे रहा है। दिस इज द बिगेस्ट थिंग। और पेरेंट्स, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, पिछले 30 सालों में कई हजार बच्चों के साथ हमारी टीम ने डील किया, तो हमने देखा है कि वाकई आज की जनरेशन बदल गई है, बदल गई है। और शायद आपके पास एक्सपीरियंस होगा अपने बच्चों का, घर में उनके कुछ फ्रेंड सर्कल का, तो कुछ ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं जिससे पेरेंट्स बहुत घबरा जाते हैं। हाँ, देखती हूँ मैं, स्कूल में आते हैं मेरे पास, लेकिन घबराना नहीं है, ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं और हमें अपनी पेरेंटिंग स्टाइल या अप्रोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। कैसे बदलना है उस पर हम थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन आपकी मैं एक बात इस पे ज़रूर पकड़ना चाहूँगी, जो आपने कहा कि मार्केट में मिल जाए टीचर, अगर मार्केट में टीचर और बच्चा मिल जाए तो बच्चे शाय अवे एंड देन दे रन अवे, मतलब विश करने में वो घबराते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बच्चे और टीचर के रिलेशनशिप में भी चेंज आ गया है। और एक चीज एज अ प्रिंसिपल फ्रॉम एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ, इसके लिए एक जो वो व्हाट्सएप अनऑफिशियल ग्रुप्स चल रहे हैं ना पेरेंट्स में, वहां पे ओपनली टीचर्स के बारे में बात हो रही है और बच्चे भी वो कॉन्वर्सेशन को पढ़ते हैं। तो जब बच्चे वो अपनी टीचर की इतनी बुराइयां पढ़ते हैं, किसी भी छोटी सी चीज को लेकर पेरेंट्स फ्लेयर अप हो जाते हैं, उसको ओपन डिस्कशन होती है, तो जब बच्चे वो पढ़ते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से भी प्यार करें और वो टीचर से भी प्यार करें, तो वो तो रोल मॉडल नहीं खोज पा रहे, उनको कंफ्यूजन हो रही है।
और वो रिलेशनशिप इम्पैक्ट हो रही है। एंड पेरेंट्स रियली, आई अर्ज यू, स्ट्रांगली अर्ज यू कि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप एक डिस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक या आपस में जो बातचीत हो रही है उसको बिल्कुल कैंसिल कर दीजिए। आपने कोई भी बातचीत करनी है तो ओपन ट्रांसपेरेंट वे में जाकर स्कूल से आप बातचीत करिए। आई तो एग्री टू योर पॉइंट आइए अब 100%। लौटते हैं, हमने बात की थी चेंज इन पेरेंटिंग स्टाइल कि ओबीडियंस टू अथॉरिटी से लेके आज के टाइम में व्हाट इज द राइट काइंड ऑफ अ पेरेंटिंग स्टाइल, क्या सही है आज के टाइम में? मैम आई थिंक मेरे लिए तो बहुत सिंपल फंड है और ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरे डॉटर के केस में। सो शी इज़ अ ब्रो टू मी। So अच्छा, on my WhatsApp, it's hey bud, what's up? You know, that's how it ओके। is. I think I just need to make her feel that okay, the way. So first is this generation is very bold. जनरली हमको लगता है तो बात ही नहीं कर रहे, कोई आएगा तो उठ के चले जाएंगे, सब कुछ। बट अल्टीमेटली दे आर बोल्ड इनफ, बट यू नो दे नीड मीट ऑन द प्लेटर। क्या बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आउटकम क्या होगी, विच इज काइंड ऑफ गुड। हम रहे ना रहे, आगे उन्होंने 50 years यही करना है। नॉट दैट ओल्ड कि मैं नहीं रहूंगा, मैं भी काफी लंबा जाने वाला हूँ। बट इन जनरल उनको आई थिंक सो अच्छा है, उन्होंने खुद ही समझ लिया है कि आई थिंक वही बात करनी है जिसकी कोई आउटकम निकलती है, यू नो। अब अगर हमको पेरेंटिंग स्टाइल में कुछ चेंज करना चाहिए, मुझे लगता है सिंपली फर्स्ट, यू नो, कम एट देयर लेवल। आई थिंक लिसन टू देम, गिव देम दैट चांस टू स्पीक अप। You just cutting short them, they will just learn one thing that okay, बात ही नहीं करनी क्योंकि कोई फायदा ही नहीं। They are actually looking for an outcome from every conversation. क्यों? फोन की वजह से। सो फोन क्या कर रहा है, या जो ये एक्सपोजर है क्या कर रहा है, उनको वैसा बनाता जा रहा है कि ये करने से क्या होगा। चाहे वो अपना टाइम ही पास करे, पर उनको पता है कि आई विल किल माई नेक्स्ट 1 hour। सो सही है। आई डोंट नो इफ यू नो, आई थिंक रिसेंटली एक फैक्ट आया था कि आज की जनरेशन है, दे जस्ट व्हेन दे look at you, it is they would just give a non emotional, I think not moving kind of stare. They would just like this, you know। हमारे वो थोड़ा था कि हमने स्माइल भी दे देनी, so it's like a very poker face stare, because आदत ही फोन से है ना, फोन को आपको रिएक्शन तो नहीं देना है। एंड व्हेन दे वुड स्टे ऑन द फोन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, तो आपकी मसल मेमोरी क्या सीखेगी कि ऐसे ही रहना है। एंड नाउ दिस इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम विद द पेरेंट, बट नोबडी इज एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट। सो ये एक एग्जांपल है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मतलब यू नीड टू गो बैक एंड अंडरस्टैंड व्हाई इज इट हैपनिंग, हाउ टू फिक्स इज द सेकंड स्टेप। Without knowing what problem you need to fix, you would not be able to fix it, you know? So if you know the question, 50% problem is solved. So my take and my request is, first come at their level. Between your kid and you, always logic should win. They could be as logical as you, exposure भी ज़्यादा, information भी ज़्यादा store होती है। Second, 100% I think find out the problem, not the problem but the reason maybe, and then seek support. All our parents, or maybe at my age, we are not equipped to deal with any and every situation. People like you come very handy. They should seek support. और मुझे लगता है आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे and you would be honest enough tell the person that okay, मेरे को एक दिन दे यार, but your research would be better than these people. So that's my take. If I have to conclude it again, I can do it. So yeah, come at their level. I think talk logically, understand the problem or the issue or the reason first, and then act on it. Seek support. एब्सोल्युटली। मतलब पेरेंटिंग भी एक जर्नी है, इट्स अ 100%, प्रोसेस। सो 100%. वर्क ऑन द प्रोसेस ऑफ पेरेंटिंग और उसको धीरे धीरे आप उसके हिसाब से इवॉल्व करते रहो। बेबी एकदम से एक रिजिड स्टांस लेके पेरेंटिंग आजकल के टाइम में तो नहीं होती नहीं हो सकता। कि और बिल्कुल आपने सही कहा कि सपोर्ट भी है, पेरेंटिंग सपोर्ट इज देयर इन अ बिग वे, Oh, इन अ बिग वे। एंड स्कूल्स बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में। स्कूल्स को भी समझ में आ गया है, जैसे आपने कहा कि आपने इनिशियली जब आपने सिर्फ बच्चों से बातचीत करने की कोशिश की, हम भी सिर्फ बच्चों से जब बातचीत करते हैं तो हम बच्चे की अचीवमेंट को एक सिर्फ एक पर्टिकुलर लेवल तक ले जा सकते हैं। तो अब ये इट डजंट मैटर कि चाहे वो बच्चे दे आर कमिंग फ्रॉम हाईली रिसोर्स्ड बैकग्राउंड्स या अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड्स, पेरेंट्स सपोर्ट तो हर बच्चे को चाहिए। और पेरेंट्स सपोर्ट इस तरह से कि बच्चे चाहते हैं कि हमको समझें। और अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि आपका ही मैं सेंटेंस पकड़ के बोलूंगी कि बात करके कोई फायदा नहीं, प्लीज मैम डोंट टॉक टू माय पेरेंट्स। बोल देते हैं मुझे बच्चे, उनको नहीं समझ में आएगा, क्या फायदा उनसे बात कर कर,
उनको तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। Yeah, I तो agree. समझने की कोशिश कीजिए और वहां से अपने पेरेंटिंग स्टाइल को इवॉल्व कीजिए। अब Yeah. आजकल के कुछ बज़वर्ड्स के बारे में बात करते हैं, स्पेशली Hmm. इन पर्टिकुलर टीनेजर्स को लेकर। Hmm. Hmm. स्ट्रेस, Yeah, yeah. मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, एंजाइटी, सेल्फ हार्म, ऐसी 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 खतरनाक चीजें, Mhm. ये इनके बारे में बहुत जिक्र होता है Yeah. और ये रियलिटी भी है। अब पहले समय में होता था कि ये नहीं कि मुझसे पूछा जाता है कि पहले नहीं होता था ऐसे। हाँ, Mhm. होता था, लेकिन ये चीजों के बारे में बात नहीं होती थी, इसके साथ डील करने के तरीकों के बारे में भी खुलकर बात नहीं होती थी, हेल्प लेने का तो मतलब ही भूल जाइए। Mhm. तो लेकिन हाँ, इस समय में इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। I agree. एज एन एजुकेटर मुझे तो दिखता है कि बढ़ गई है इनकी फ्रीक्वेंसी। तो इन चीजों के किस तरह से आप वैल्यूज कितना के थ्रू कैसे डील किया जा सकता है? So, ma'am, I think maybe I'll just bring my virtue because I think year and a half back when I started this, because हमने सिर्फ value quotient, social quotient, adaptability quotient पे ही work कर रहे थे, which is for age 6 to 10. You know, a lot of principal would come back to me saying कि यार ये बच्चे तो फिर संभल जाते हैं, you know, इनका क्या करना है, प्री टीन, now the teen has shifted to maybe 10, 11. तो उस केस में उस टाइम हमको ये लगता था कि ओके, मतलब ये तो थोड़ा एक्सपेडाइट करना पड़ेगा, एंड वी डिड एक्सपेडाइट। और अल्टीमेटली हमने यही रियलाइज किया कि जब हम कोर्सेज बना रहे थे, बी इट अराउंड प्यूबर्टी और मे बी नो हाउ टू डील विद इंटरनेट एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एक चीज बहुत सेंसिटिव थी हमारे लिए कि डू वी वांट टू गेट इनटू मे बी दिस एंजाइटी जोन और मे बी डिप्रेशन जोन। सो आई वाज हार्ड नो, बिकॉज बहुत सेंसिटिव है। But then I realized that okay, let's not be reactive here कि किसी को कुछ हो गया, can we help? But let's be proactive because education is absolutely proactive in nature, you know. तो then we thought let's build something, and I think मेरे लिए ये बहुत बड़ा कंसर्न है और मैं इसको मे बी लगता है 1000 टाइम कोट कर चुका हूँ कि आज की जनरेशन में जो एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ जेन जी के, ऑन देयर फेस, इफ दे नो समथिंग दे हैव इट। So if they know the concept of anxiety, they have it. If they know the concept of depression, they have it. That is the challenge. So अब इसको आप ये नहीं बोल सकते कि डिप्रेशन कुछ नहीं होता. You don't know. You know, कल को वो हमको ना बताए, which would be a bigger problem. So then we realized that okay, you know, we built a course around it, which is let's build resilience around it. You know, before you get into any such act or you get into that zone, you know that okay, there are steps that you could take. अब होता क्या है कि अगर उनको ये अवेयरनेस है कि डिप्रेशन एज अ कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है और मेरे को हो रहा है, तो अब उनको ये अवेयरनेस भी होगी कि ये पहली चीज है जो मेरे को डिप्रेशन की तरफ लेके जा रही है, और मे बी आई एम फॉलोइंग इन दिस ट्रैप। हाँ, मुझे एम्पैथी मिलेगी बिकॉज बहुत बड़े अटेंशन सीकर हैं, सॉरी आई एम सेइंग सो, बट प्लीज मेरी कम्युनिटी है बट दे आर, तो वो हर चीज अटेंशन के लिए बहुत ज्यादा करते हैं। सो आई थिंक प्लेइंग एनी सच कार्ड इज गेटिंग देम लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम एनीबडी एंड एवरीबडी, बट वी हेल्प देम बिल्ड रेजिलियंस अराउंड इट कि ओके कुछ लग रहा है ना, बात करते हैं, हाउ टू बाइसेक्ट द प्रॉब्लम, हाउ टू कम आउट ऑफ इट, व्हाट आर द आउटकम्स। आज की डेट में घुसना तो इजी है, देयर इज नो एग्जिट टू इट, और वो समझ आता है उनको वही आउटकम दिखानी होती है। So it is not that my virtue is doing something, but even for parents, they need to understand, just talk to them, make them aware, but पहले reactive nature में you would not be able to help them that much, then तो catching up होगा। Proactively you could work, and I think schools are supporting us with open arms, and I'm very thankful to all the principals. Our principals बहुत progressive भी हैं, but I would want schools to work around it. Let's not say mental health, but mental well-being, it'll help them, Yeah, mental well-being is the right word. is the right way. I mean, because it's actually two sides to a coin, and it's always look at the brighter side of the coin and Absolutely. build systems around it. So that's good. और बच्चों को इसकी awareness भी है, एंड बच्चों को इसके बारे में पता भी है, और कुछ हद तक वो ये भी जानते हैं कि उनको हेल्प कहाँ से मिल सकती है, बट वी जस्ट नीड टू मेक इट मोर अवेलेबल टू देम। इसके बारे में हम जितना बात करेंगे और जितना उनको एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें हेल्प अवेलेबल है, कई तरीकों से हेल्प अवेलेबल है, द बेटर इट विल बी फॉर देम। और मैंने अभी बहुत एक खूबसूरत सी बात सुनी थी रिसेंटली, मैं आई वाज जस्ट ड्राइविंग टू माय स्कूल, तो मैंने सुना कि सिस्टर शिवानी ने ये बात कही, और वो कहने लगी कि स्ट्रेस एक बहुत मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है आजकल के टाइम में। तो कहती स्ट्रेस की डेफिनेशन उन्होंने दी एक बहुत सिंपल तरीके से, जो
मेरे करीब है आज के टाइम में। हम्म, स्ट्रेस वो कहने लगी प्रेशर डिवाइडेड बाय इमोशनल रेजिलियंस। हम्म, तो अगर आपकी इमोशनल रेजिलियंस लो है तो प्रेशर जो है वो स्ट्रेस बन जाएगा। अगर इमोशनल रेजिलियंस को हम बढ़ाएंगे तो वो प्रेशर जो है स्ट्रेस ना बन के कंसर्न में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही कंसर्न हो सकता है, वही स्ट्रेस हो सकता है। अब कंसर्न से ड्राइव फॉर चेंज भी आता है, और हम्म, ड्राइव फॉर चेंज से मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, एस्पिरेशन, ये रास्ता ये पकड़ लेता है। तो हम्म, एज स्कूल्स, एज पेरेंट्स, एंड ये जिस तरह से माय वर्च्यू में हमें तो बच्चों की इमोशनल रेजिलियंस पे काम करने का टाइम है आज के टाइम ओ में, या 100% आई थिंक। क्योंकि वो वाला एरिया जो है उस पे मैक्सिमम इम्पैक्ट हुआ है बच्चों का। तो 100%। इसके बारे में आप थोड़ा सा सो बताइए हमें। सो थैंक यू फॉर बीइंग माय एडवोकेट, बिकॉज हमारे प्रोग्राम का नाम ही है बिल्डिंग रेजिलियंस। सो आई थिंक राइटली सेट, वो रेजिलियंस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। बस मुझे सिर्फ ये लगता है कि काफ़ी चीज़ें स्टेट ऑफ माइंड, तो वो उस जोन्स को डिफाइन करना और उनको बताना आप किस जोन में स्टेप अप कर रहे हो और इससे क्या होगा। इस केस में तो वी वुड नॉट से आउटकम बट रादर रिपरकशंस। सो वो हम्म। एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है ना। द एग्जांपल दैट यू गिव अस एंड आई विल बी कॉपिंग इट, इट वाज अ गुड एग्जांपल, यू नो, टू मैथमेटिकली लॉजिकली एक्सप्लेन कर दिया। तो अब वो हम्म। नंबर है उनके पास, यू हम्म। नो, 1 डिवाइड बाई 2 इज 0.5। हम्म। सो वो नंबर बहुत हेल्प करता है और ये बहुत जल्दी इन चीजों को समझते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट 100% वी नीड टू बिल्ड दैट रेजिलियंस। आई थिंक मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है तो ये कुछ भी नहीं होगा। हम्म। बिकॉज प्रेशर स्ट्रेस आज की डेट में, यू नो, वी गो थ्रू अ ग्राइंड, एंड अगर हमारी मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड हो चुकी थी, इट एब्जॉर्ब एवरीथिंग। सो वो बिल्ड करने के लिए हमें प्रोएक्टिवली, एंड वी ऑल नीड टू शेक हैंड, यू नो, पेरेंट्स, स्कूल, मे बी अ प्लेटफॉर्म लाइक आर्स, जहाँ पे हम एक इकोसिस्टम बना दें और 3 डिमेंशन में उनको समझ आए कि ओह होता ही ऐसा है, हम्म। दैट्स हाउ इट शुड हम्म। वर्क। बट या अगर वो रेजिलियंस बिल्ड हो गई, इट विल नॉट हेल्प देम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम but throughout the life, because हम्म। they know how to come out of it, हम्म। for sure. हम्म। आई थिंक मैं, सो अभी रिसेंटली हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है MV स्प्रिंट के नाम से, विच इज प्योरली फॉर स्पोर्ट्स पीपल। ओके। सो नाउ आई थिंक वी आर वर्किंग विद किड्स लाइक, जैसे हरियाणा रैंक 3 बैडमिंटन, सेम टेनिस में, इंडिया का रैंक 8 स्विमर, दे पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। बट जब हम उनसे काम कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, एंड आई थिंक their mental strength is at next level, though because for them to become professionally, you know, rank player, we need to work hard with them हम्म। as well. But there is a huge difference, ये stress stress तो है, exist ही नहीं करता है लाइफ। हम्म। so that is there. True. I think sports is one of the best tried and tested, and even बच्चों में भी बहुत फेवरेट होता है। रेजिलियंस बिल्ड करने का इससे बेहतर तरीका कोई भी नहीं है। फिजिकल रेजिलियंस, इमोशनल रेजिलियंस, मेंटल रेजिलियंस, हर Absolutely. तरह की रेजिलियंस स्पोर्ट्स के थ्रू बच्चे सीख जाते हैं। Mhm. इसीलिए मैं तो बहुत रेकमेंड करती हूँ कि डेली लाइफ में स्पोर्ट्स शुड बिकम अ लाइफस्टाइल विद चिल्ड्रन। oh yeah, yeah. कुछ ना कुछ परस्यू करना, नॉट ओनली चिल्ड्रन, इवन फॉर एडल्ट्स बहुत जरूरी है। हमें भी कंटिन्यूअसली अपनी रेजिलियंस पे, ये नहीं हम सोच सकते कि हमको अपनी रेजिलियंस पे काम नहीं करना है, क्योंकि बहुत चेंजेस हैं बाहर, हमें भी अडेप्टेबल होना है। तो ये स्पोर्ट्स में एंगेजमेंट एक oh yeah. बहुत ही सही तरीका है, एंड ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला भी है। तो अब हम स्ट्रेस का, एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल, मैं एक स्ट्रेस का और रीजन देती हूँ। जो पेरेंट्स को हमेशा बच्चों के एग्जाम्स को लेके बहुत स्ट्रेस होता है, तो Mhm. आई विश वो स्ट्रेस को वो कंसर्न में कन्वर्ट कर पाए। Mhm. क्योंकि पेरेंट्स जो हैं बच्चों के परफॉर्मेंस को सिर्फ और सिर्फ मार्क्स से Mhm. इवैल्यूएट करते हैं। Mhm. वो देखते हैं बच्चे की परफॉर्मेंस में मार्क्स कितने आए। तो Mhm. ये इस मार्क्स की को जब देख, उन्हें लगता है कि मार्क्स से ही बच्चे की परफॉर्मेंस जिंदगी भर की, मतलब परफॉर्मेंस से उनका होता है कि वो सोच रहे होते हैं कि एक ट्रैजेक्टरी, जो करियर ट्रैजेक्टरी है बच्चे की, सही चल रही है। अगर उसके फुल मार्क्स आ रहे हैं तो उन्हें लगता है मेरा बच्चा की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। लेकिन एक परफॉर्मेंस और पर्पस, इन चीजों का फर्क भी पेरेंट्स को समझने की जरूरत है, I और agree. वहां से वो स्ट्रेस को कंसर्न में बदल सकते हैं। सो Mhm. हाउ डू यू थिंक दिस कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम योर पेरेंटिंग पर्सपेक्टिव, आप मुझे बताइए।
श्योर मैम। आई थिंक मैं थोड़ा सा स्टेप बैक करूंगा पीछे वाली कॉन्वर्सेशन को परस्यू करते हुए, फिर मैं इस पे भी आता हूँ। वो ये मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। आई थिंक मुझे ये भी लगता है कि पेरेंट को ये देखना चाहिए कि किस एज के लिए क्या सिखा सकते हो, हम्म, अनलर्न के प्रोसेस में नहीं जाना चाहिए, सो बिल्ड ऑन इट। मतलब आज की डेट में जब हमने बोला था 10 to 14 में हम ये सोशल वेलबींग एंड मेंटल वेलबींग पे वर्क करेंगे, बिकॉज वी न्यू कि अब इनको वैल्यूज नहीं अनलर्न करा सकते, जो उन्होंने सीख लिया वो सीख लिया। सेम वे में मैम शायद 15 या 14.5 से लेके 17 में ये एज है जहाँ कंपेरेटिव एग्जाम्स कंपेरेटिव स्पोर्ट्स में पहुंच जाता है बच्चा। तो हमको ये पता है कि ओके इनको अब वो सोशल वाला भी नहीं हो सकता, इनका अपना स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव है, बट एटलीस्ट गिव देम मोर टेक्निक्स टू बिकम सक्सेसफुल, बिकॉज तब वो क्रेडिबिलिटी ढूंढना चाहते हैं, दे आर ऑन लिंक्डइन, दे वुड जस्ट फाइंड अ वे। तो वो अगर वो स्ट्रेंथ बन जाएगी, एग्जाम्स हैं या नहीं है, आपका बच्चा काफी सॉलिड चलेगा एंड ही वुड टेल यू दैट ओके दैट्स ओके, इस बार नहीं है, नेक्स्ट टाइम आएंगे। टू योर क्वेश्चन, आई वुड डिवाइड दिस कॉन्वर्सेशन इनटू टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैम, मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स ये शायद कुछ गलत कर रहे हैं, जो ये एग्जाम के अराउंड एंग्जाइटी बिल्ड करते हैं। और हमारी एक वर्कशॉप है जिसका नाम है एग्जाम SOS एंग्जाइटी, और हाईएस्ट सेलिंग है फॉर अस। सो हमको वहाँ आइडिया कैसे आया कि आज की डेट में अगर घर में एग्जाम है, हमारे इंडियन हाउस होल्ड में एक पूरा माहौल बनाया जाता है एग्जाम का। मतलब सबकॉन्शियसली है, पता नहीं कैसे है, बट फोन पे जा रहे हो किचन में, यार इसके तो एग्जाम चल रहे हैं ना। पेरेंट, यार अभी बाहर जाने का मत बोलो, एग्जाम चल रहे हैं ना। तो पड़ोसी बाहर दीवार पे खड़े होके, इसके तो एग्जाम चल रहे हैं ना यार, अभी नहीं आ सकते, एग्जाम चले, तेरे को पता है तेरे एग्जाम शुरू होने वाले। अब क्या होगा, घर के अंदर एक पूरा इकोसिस्टम बन गया, एग्जाम चल रहे हैं और एग्जाम, आई नो राइट वर्ड हाउ है, मुझे दूसरा वर्ड कोई समझ नहीं आया। सो दैट हाइप बीइंग क्रिएटेड अराउंड एग्जाम, is it right or wrong? Now I'm giving this perspective to you. Think, is it right or wrong? If you say that okay, कि एग्जाम है, एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, इतने इतने आवर्स डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा तो बता देना, कहीं मिसिंग है तो बता देंगे, हम एडजस्ट भी कर लेंगे, लेट अस नो, गो विद दैट फ्लो। एक एग्जाम के अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, दूसरे में नहीं आएंगे, तीसरे में उसको ये पता होगा परफॉर्मेंस एंग्जाइटी मुझे किक इन नहीं करेगी कभी, बिकॉज ये तो वहीं से आ रही है, राइट। सो पहली चीज वो। अब जब आपने ये हाइप क्रिएट कर दिया, एक तो बच्चे पे प्रेशर आ गया, और बच्चे पे प्रेशर आ गया तो मतलब 100%, 50% चांसेस हो गए अंडर परफॉर्म करने के, क्योंकि परफॉर्मेंस एंग्जाइटी किक इन कर जाएगी। सेकंड, आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन बन गई है मार्क्स की, और आपकी जब एक्सपेक्टेशन बन गई है और वो जब नहीं होगी, वो तो ह्यूमन नेचर है, मैं अभी चेंज नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, जो बेसिक नेचर है। आपने अब सोच लिया इसके इतने आने चाहिए, नहीं आएंगे तो आप सैड हो गए। बट माई प्रॉब्लम इज टेलिंग योर किड्स, तेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, इतना सा भी तो सैड नहीं, रिग्रेट तो होना चाहिए कि नहीं आए, मतलब तू सोच भी नहीं रहा। पेरेंट्स मुंह पे बोल रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम ये है कि तेरे तू सैड नहीं हो रहा, कि तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, तेरे 60s में आए। अब मैं यही सोचता हूँ कि अब ये बच्चा 2 दिन सैड रहे, पेरेंट क्या बोले, तू सैड क्यों है? अच्छा चल, ये तो लाइफ का पार्ट है, एक ही एग्जाम थोड़ी ना है, लाइफ में तो और भी एग्जाम आएंगे। नाउ दिस कॉन्ट्राडिक्शन, हाउ वुड इट हेल्प? फिर हम उसको बोलते हैं इमोशनल रेगुलेशन। वी आर इंड्यूसिंग इट, आंट वी? सो टू सबमिट माई कंक्लूजन, वन इज ये एंग्जाइटी की हाइप थोड़ी कंट्रोल करनी चाहिए, 100% हम कल्प्रिट हैं इसमें, वी नीड टू बी स्मार्ट व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग दिस हाइप इन आवर हाउस होल्ड। सेकेंड, अपनी एक्सपेक्टेशन लो करोगे तो फर्क पड़ेगा, बिकॉज आपकी एक्सपेक्टेशन किलिंग यू बिकमिंग सैड एंड यू नॉट हैप्पी व्हेन आई एम सैड, यू आर नॉट सैड, यू नो। आप किसी के क्रिमेशन पे जाकर नहीं हंस सकते हो, सॉरी आई एम जस्ट टचिंग सेंसिटिव टॉपिक, बट समबडी कुड स्टे नॉर्मल एंड दैट इज ओके, यू नो। अब वो आपकी एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतर रहा, आप सैड हो, आप सोच रहे हो यार दोनों मिलके सैड होते हैं। अब वो बच्चा जब सैड होने लग जाएगा, आप तीसरे दिन आपको उसकी सैडनेस पसंद नहीं आएगी, देन आप एक और निकालोगे, बच्चे सैड होने वाली क्या बात है। सो ये इमोशनल रेगुलेशन जो अप एंड डाउन हो रही है, किधर से आई? डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? Yes, you did. सो दैट्स माय टेक। तो इमोशनल रेगुलेशन निकल कर आ रही है कॉन्ट्रडिक्शन से, हमें ये भी चाहिए, थोड़ा सा ये भी चाहिए, मतलब हम अपने इमोशंस के हिसाब से बच्चे के इमोशन को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि बच्चा तो इंडिविजुअल है, उसका नर्वस सिस्टम भी फर्क है, उसका कॉन्टेक्स्ट भी फर्क है, उसकी एज ग्रुप भी इट्स फर्क है, 15, उसका एक्सपीरियंस भी बहुत फर्क है, तो डिफरेंट। उसकी इमोशंस अपने हिसाब से चलेंगी। आपने सिर्फ उसको थोड़ा स्ट्रेंथ देना है, एक्चुअली स्ट्रेंथ का बहुत काम है इसमें, उसके लिए आप फोकस कर सकते हैं। मैं तो पेरेंट्स को ये बहुत बहुत बार कहती हूँ कि 2 आदतें जो हैं जो बच्चों को वैल्यूज सिखा सकती हैं,
और वैल्यू से इमोशनल रेगुलेशन तो मिलती ही है, ये हमें पता है। Oh, तो दो आदतें जो हैं, एक आदत है जो रात को सोने से पहले एक वैल्यू बेस्ड स्टोरी जरूर बच्चे को पढ़िए, पढ़िए उसको। पिक्चर बुक में भी आप पढ़ा सकते हैं, या दादी दादा या नानी नाना साथ रह सकते हैं तो उन्हें कह दीजिए कहानी सुनाने के लिए। और इफ योर चाइल्ड इज रीडिंग तो बच्चे को वो पढ़ने दीजिए। और सुबह उठकर एक शॉर्ट मेडिटेशन की आदत, अगर हम बच्चों में ये दो आदतों पर फोकस करें तो वैल्यूज अपने आप पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं, आ जाती हैं, लेकिन I agree. I आ agree. जाती है। क्योंकि हम अगर वैल्यूज के बारे में ज्यादा बात करें तो पेरेंट्स को ये भी लगता है और बच्चों को भी लगता है ये तो कोई बहुत भारी भरकम चीज आने लगी है। Mhm. पर ये दो सिंपल सी आदतों से ये बच्चों का एक लाइफ स्किल डेवलप हो जाता I agree. I है। एंड agree. इमोशनल रेजिलियंस इन्हीं चीजों से निकल कर आती है। या मैम, आई थिंक एज आई सेड द एज ग्रुप इज, आप वैल्यू की फाउंडेशन स्ट्रांग रखो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो आपकी एब्जॉर्प्शन बढ़ती है, हम्म, एब्जॉर्प्शन बढ़ती है तो आपको पता है कि मैं मेंटल स्ट्रेंथ की टेक्निक्स हम्म, अप्लाई करने के लिए तैयार हूँ। हम्म, सो इट इज अ फुल सर्कल दैट गोज, एंड आई थिंक आपने जो बोला ये तो बिल्कुल ही संजीवनी बूटी है। मतलब अगर ये दो कर पाओ तो आई थिंक लाइफ सॉर्टेड, एंड इट इज फॉर एनी एंड एवरी एज ग्रुप। एट 60 यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दीज फॉर लाइक मे बी 2 months, दे से 90 days में आपकी हैबिट बन जाती है। सो यू आर सॉर्टेड। हाँ, बट आज के डेट में बच्चों के लिए वो अप्रोच वर्क करती है, यू नीड टू सी किड टू किड, और करेक्ट। पेरेंट्स उतने इक्विप्ड हैं भी हैं कि कर पाए या नहीं कर पाए। तो अभी मैं तो आज के डेट में बोलता हूँ कि इसके साथ साथ रोल प्ले बहुत जरूरी है। जैसे हम क्या करते हैं, वी हमारे छोटे वाले कोर्सेज में हम स्टोरीज नरेट नहीं करते हैं, सो वी डू क्रिएट स्टोरीज। सो इट इज यू आर अ कैरेक्टर टू द स्टोरी। सो अगर पेरेंट्स सिंपली वो रोल प्ले करें, लेट मी बिकम दिस संडे, आज हमारा तो रोल प्ले डे है ना, मैं आई गिव यू सिचुएशन, यू सी देयर एंगेजमेंट। आई थिंक 90% बच्चे सोशली डिजायरेबल आंसर देंगे, बट यू रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर 10 times, this will become your habit. ट्रू। So I agree to your point and I'm just building on what you said. But हाँ, वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटल पहले मेंटल वेलबींग स्ट्रांग होनी चाहिए, एंड देन मेंटल स्ट्रेंथनिंग पे काम करना चाहिए, एंड दैट्स हाउ द साइकिल शुड मूव एंड वर्क। So every time तो it always boils down to raising happy children. Oh yeah. अगर हम आजकल के टाइम में पेरेंटिंग को एक फ्रेज दें तो मैं तो बोलूंगी कि raising resilient children Mhm, rather than raising obedient children. mhm. Let's focus on raising resilient children. And I think a value system that can be introduced अपने घर की practices के through या school curriculum के through और through edtech platforms जैसे My Virtue है, what a beautiful name it is. इन चीज़ों के साथ चलते चलते हम बच्चों को resilient बना सकते हैं and we can really help them build their 100%. strength. Yeah. So I just, sorry to yes, cut you short, but I yes. want to add, because you said beautifully, you said it ना, so ये चीजें करके बहुत चेंज आ जाएगा और पूरे इकोसिस्टम पे चेंज आ जाएगा। आई थिंक यू गो टू एनी कॉर्पोरेट दीज डेज, जस्ट चेक के पिलर्स पे क्या लिखा हुआ है, ग्रैटिट्यूड, कंपैशन, एम्पैथी, मतलब वैल्यूज आर कमिंग सो स्ट्रांग। I think even for places like Google and Amazon, there's a test who would just check your value quotient first. So it is there. And if I have to pass on one message to parent, I would just request them, don't look for their clone in your child. So वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। Second, prepare your kids for situations. Earlier they used to be a word which was like, मेरे दादाजी प्रिंसिपली बहुत स्ट्रांग थे। अभी प्रिंसिपली स्ट्रांग होना इज नॉट अ गुड थिंग। True. True. I think when we met last time, I said something to you, कि आज की डेट में passionate होना is not a good thing. Same way, you shouldn't be principally strong. You should be situationally strong. So ये ऑब्जर्वेशन बहुत सही है आपकी विशाल, कि कॉर्पोरेट सेक्टर में दे हैव पिलर्स पे वैल्यूज को उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि सबको समझ में आ गया है कि सब कम्युनिटी को इकट्ठे मिलकर बच्चों के साथ वैल्यूज पे काम करना जरूरी है। दिस ह्यूमन एंगल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। आजकल का टाइम ये नहीं है कि हम सिर्फ एक आउटपुट ड्रिवन रहे, चाहे वो स्कूल्स हो। स्कूल सिर्फ एक परफॉर्मेंस और मार्क्स पे नहीं फोकस कर सकते, ना कि पेरेंट्स भी अपने बच्चे की परफॉर्मेंस को मार्क्स से नहीं इवैल्यूएट कर सकते, या कॉर्पोरेट सेक्टर में भी सिर्फ एक परफॉर्मेंस से नहीं चल सकते। ये ह्यूमन एंगल को इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। और एक यही एरिया है मेरे ख्याल एआई तो नहीं दे पाएगी वैल्यूज, वो वाला फील्ड एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगी। 100%. I bet with a lot of people down the line, next 2 years, 3 years, and you would see people will crave that their kid should become human.
So True. आज की research कहती है ना, they're becoming expressionless because of the Hmm. phone. Hmm. Now see what Hmm. will happen, you know. Hmm. It's just not stopping here. Hmm. So Hmm. it'll happen. But I'm very happy that everybody is supporting. I think when I started this journey, now we are the first one who started, and I want so many people, so many platform who could just jump onto the same concept. Hmm. बहुत validation मिलेगी. Hmm. But I'm very happy with the schools Hmm. that they're supporting it. Hmm. Schools have understood that okay, no, they have a lot on their plate. Hmm. So just Hmm. वही 6 hours में सब कुछ कराना है. एक्सपेक्टेशन भी बहुत बड़ी है. मुझे तो कई बार पेरेंट्स का लगता है कि मैं स्कूल के बिहाफ पे पेरेंट्स को बोल पाऊँ, बिकॉज मेरे 2 एंगल हैं. एक स्कूल के साथ काम करते हैं, देन वी वर्क विद स्पोर्ट्स अकेडमी, एंड सेम पेरेंट बहुत डिफरेंट बिहेव करता है. बट चलो, कमिंग बैक टू योर टॉपिक, द पॉइंट दैट यू रेज्ड is 100% the whole ecosystem needs to work. I think I'm glad we are into this space. We're bringing that change. It is working well for us. It is working well for parents. It is working well for kids. Hmm. And future is with kids only. True. So that is how it is. True. So towards better community, क्योंकि हम में से कोई नहीं चाहता कि जो हमारी सोसाइटी है वो वैल्यू ओरिएंटेड सोसाइटी हो. Oh, I तो ये agree. वैल्यूज को तो धीरे 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 हमें सींचना है बच्चों में, I agree. और ये काम इकट्ठे मिलकर ही हो सकता है. I agree. एंड टू मेक अ वर्ल्ड बेटर प्लेस हम सबको साथ मिलकर काम करना है. और पेरेंटिंग विद वैल्यूज के बारे में आपने बहुत कुछ समझ लिया होगा पेरेंट्स. आज के इस पॉडकास्ट में जो इस स्पेशल डे पे हुआ है, इंटरनेशनल पॉडकास्ट डे पर, हमने पेरेंटिंग विद वैल्यूज के बारे में बहुत बातें की हैं. तो आप अपने घर में भी कुछ ट्रेडिशन और प्रैक्टिसेस जरूर करते होंगे जिससे आपकी फैमिली वैल्यूज बच्चों में पास ऑन होती है, और वहीं से जो है बच्चे जो है कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं. फैमिली ट्रेडिशन से भी वैल्यूज निकल कर आती हैं. किसी फेस्टिवल सीजन के टाइम भी बच्चों को वैल्यूज के बारे में बहुत कुछ I agree. बताया जा सकता है कि फेस्टिवल सीजन एक सिर्फ पार्टी और सेलिब्रेशन रिलेटेड नहीं है, वहां से कितनी वैल्यूज निकल कर आती हैं. हमारा इंडियन कल्चर इज अ रिच टेपेस्ट्री. Oh, yeah. वहां से तो वैल्यूज का एक वो भंडार है, वहां से बहुत कुछ निकल कर आता है. एंड एडटेक प्लेटफॉर्म्स लाइक योर्स, माय वर्च्यू, आपने जो है ये बहुत अच्छा काम किया है कि आपने अपनी एक बेटी के साथ छोटे से पेरेंटिंग मोमेंट को अपने प्रोफेशन में पर्पस बना दिया है. सो दैट इज, आई हैव टू कंग्रेचुलेट Thank you, ma'am. यू ऑन दैट Thank you. विशाल. और आज की बातचीत में बहुत सारी ऐसी चीजें निकल कर आई जिससे कि पता लगा कि पेरेंट्स भी इसके बारे में बहुत डीपली सोचते हैं. So Thank you. thank you for being on this podcast. Thank you for having me, ma'am. And dear parents, आपको अगर हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो, then do like, share and subscribe. और ये इस पॉडकास्ट को मैं कहती हूँ कि उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जहाँ पर इसकी ज़रूरत हो सकती है, बल्कि मैं कहूँगी कि वैल्यूज़ की ज़रूरत तो हर किसी को है. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप कमिंग बैक टू पेरेंटिंग की पाठशाला. प्रेस दैट बेल बटन, क्योंकि अगला एपिसोड आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाएगा एंड ये हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग बन जाएगा.